नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का आज ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले वाले 2 लेक्चर न देखे हो तो चैनल पर जाके आप पहले वो 2 लेक्चर देखिए और फिर ये लेक्चर देखिएगा, आपको सिस्टमेटिक तैयारी करने को मिलेगा। बात करें आज के इस लेक्चर में, हम बात करेंगे जो एकक सेल रहते हैं, त्रिविमीय एकक सेल, उसके पैरामीटर्स के बारे में बात करें। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने द्विविमीय एकक सेल के बारे में बात करी थी, त्रिविमीय एकक सेल के बारे में बात करी थी। अब जो त्रिविमीय एकक सेल है उसके पैरामीटर्स के आधार पर जो त्रिविमीय एकक सेल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं भैया। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? जैसे कि हम माने कि एक त्रिविमीय एकक सेल, ठीक है, 3 डायमेंशन जो यूनिट सेल्स हैं उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो किनारे की लंबाई देखेंगे। हम क्या देखेंगे? किनारे की लंबाई। जैसे कि ये है लिया अपनों ने एक एकक सेल लिया, इसको यूनिट सेल्स मान सकते हैं अपन। इसमें एक तो किनारों की लंबाई और एक जो बॉन्ड एंगल होता है अल्फ़ा बीटा गामा, बॉन्ड एंगल के आधार पर ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये जो है जो त्रिविमीय एकक सेल होता है उसमें किनारे की लंबाई और अल्फ़ा बीटा गामा, ये किनारे की लंबाई और अल्फ़ा बीटा गामा, जैसे इस किनारे की लंबाई को अपनों ने ए माना, इस किनारे की लंबाई को अपनों ने बी माना और इसको माना अपनों ने सी। ठीक है, ये ए, ये बी और इसको माना सी। इस वाले एंगल को मान लिया अपनों ने जो बी और सी के बीच का है उसको मान लिया अपनों ने अल्फ़ा, और ये वाला जो है सी और ए के बीच का जो बॉन्ड एंगल इसको मान लिया अपनों ने बीटा, और ये वाला बॉन्ड एंगल अपनों ने मान लिया गामा जो ए और बी के बीच का है। मेरी बात समझ में आई? तो एकक सेल के पैरामीटर्स, तो निम्नलिखित पैरामीटरों द्वारा एकक सेल के आकार तथा आकृति निर्धारित की जाती है। कौन से पैरामीटर है? 3 किनारों, कौन से? ए बी सी तथा इसकी विमाएं, है ना, लंबाई। किनारे ए बी सी पर इसकी की विमाएं, मतलब कितनी लंबाई है? किनारे ए बी तथा सी पर इसकी विमाएं। ये किनारे परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी। मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो किनारे जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी। किनारों के मध्य कोण अर्थात अल्फा बीटा गामा बी सी सी ए और ए बी के मध्य बनते हैं। अल्फा कहाँ पे बन रहा है बेटा? बी और सी के मध्य बन रहा है। बीटा कहाँ पे बन रहा है? सी और ए के मध्य बीटा बन रहा है। और ए और बी के मध्य क्या बन रहा है भैया? ए और बी के मध्य गामा बन रहा है। अतः एकक सेल 6 पैरामीटर द्वारा अभिलाक्षणिक किया जाता है। अक्षीय लंबाई ए बी सी, ये एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस भी मान सकते हैं आप। अक्षीय लंबाई ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा। ए बी सी तथा अल्फा बीटा गामा के विभिन्न मानों के आधार पर त्रिविमीय क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हो सकते हैं। क्रिस्टल जालक कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ये है भैया 7 प्रकार के, ये जिसमें घनी है, द्विसमलंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष है, षटकोणीय है, त्रिसमनताक्ष है, एकंताक्ष है और त्रिनेताक्ष है। 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हैं, 7 प्रकार के भैया क्रिस्टल तंत्र हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय थे। ब्रेवेस ने बताया कि 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में कुल 14 प्रकार के एकक सेल होते हैं। ये जो अपनों ने बात करी 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, इनमें कुल कितने प्रकार के एकक सेल होते हैं भैया? 14 प्रकार के एकक सेल मिलेंगे। इन 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में 14 प्रकार के एकक सेल विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जिन्हें ब्रेवेस जालक कहते हैं। इन 14 प्रकार के एकक सेल होते हैं जिनको क्या कहते हैं? याद रखना, ब्रेवेस जालक कहते हैं, ब्रेवेस लेटिस कहते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय को कहाँ बताया गया है भैया? ये सारणी में बताया गया। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र है, इनको ये सारणी में बताया गया है भाई साहब। घनी में कितने प्रकार के एकक सेल मिलेंगे आपको? 3 प्रकार के, है ना, 3 प्रकार के एकक सेल मिलेंगे जिन्हें क्या कहेंगे अपन? ब्रेवेस जालक कहेंगे। जो एकक सेल रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रकार का क्रिस्टल जालक बनेगा। इसमें 2 प्रकार के एकक सेल, इसमें 4 प्रकार के, इसमें 1 प्रकार, इसमें 1 प्रकार, इसमें 2 प्रकार और इसमें 1 प्रकार। घनी के अंदर जो होते हैं 3 प्रकार के एकक सेल होते हैं। एक तो होता है आद्य भी कह सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं, आप सरल भी कह सकते हो, आपकी मर्जी हो जो कह देना।
अंतः केंद्रित एकक सेल और फलक केंद्रित एकक सेल। मेरी बात ध्यान सुनना, जो आद्य तो होता है उसमें क्या होता है, आद्य एकक सेल जिसमें जो झालक बिंदु रहता है सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, कोनों पर पाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, आद्य एकक सेल, आद्य या सरल एकक सेल, जिसमें झालक बिंदु कहाँ पर पाया जाए, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर मिले आपको, उसे कहेंगे आद्य या सरल एकक सेल। यदि झालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त आपको कहाँ मिल जाए, घन के मध्य में मिल जाए, बीचों बीच भी मिल जाए, तो उसे कहेंगे अपन अंतः केंद्रित एकक सेल। और यदि झालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त, ये जो 8 कोने इनके अतिरिक्त कहाँ पर, हर एक फलक पर भी मिले, हर एक फलक पर भी मिले, तो भाई साहब उसको कहेंगे फलक केंद्रित एकक सेल। और यदि झालक बिंदु ये जो 8 कोनों पर तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी मिल जाए, तो उसे कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक सेल। उसे क्या कहेंगे, अंत्य केंद्रित एकक सेल। तो ये 4 प्रकार के एकक सेल होते हैं, और इनमें जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं, इनमें कुल कितने प्रकार के एकक सेल होते हैं, 14 प्रकार के। जैसे इसमें 3 प्रकार के एकक सेल होंगे, इसमें 2 प्रकार के, इसमें 4 प्रकार के, इसमें 1 प्रकार का, इसमें 1 प्रकार का, इसमें 2 प्रकार का, इसमें 1 प्रकार का। मेरी बात ध्यान सुनना, घनीय एकक सेल में आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित होते हैं। द्विसमलंबाक्ष में आद्य और अंतः केंद्रित होते हैं। विषम लंबाक्ष में आद्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित होते हैं। षटकोणी में भाई साहब सिर्फ आद्य हो, मतलब सरल होता है। त्रिसमताक्ष में इसमें सिर्फ सरल एकक सेल होता है। एकंताक्ष में आद्य और अंत्य केंद्रित होता है। त्रिताक्ष में आद्य होता है, सिर्फ आद्य मतलब सरल। ठीक है, अब इसके अक्षीय दूरियों और कोर लंबाइयों और ये इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर ही इनको जो है 7 प्रकार के होते हैं भैया। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर ही ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब शेप तो घनी है, लेकिन घनी में भी वापस 3 प्रकार के। विषम लंबाक्ष है, लेकिन उसमें भी वापस 4 प्रकार के एकक सेल हो गए। ठीक है, मेरी बात समझोगे आप। तो अब बात करें जैसे अक्षीय दूरियां, है ना, अक्षीय दूरियां जैसे a बराबर b बराबर c। तो जब आप चाक का डिब्बा देखोगे भाई साहब, चाक के डिब्बे में क्या होता है कि सभी जो है, जो किनारे की लंबाई जो होती है बिल्कुल चौकोर होता है वो, उसमें किनारों की लंबाई ए बी और सी बराबर होती है। ठीक है, किनारे की लंबाई ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी होती है चाक के डिब्बे में। तो वो जो है, और अल्फा बीटा गामा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल दे रखे NaCl। द्विसमलंबाक्ष, इसमें ए बराबर बी बराबर नहीं सी, ए बराबर बी बराबर नहीं सी, सॉरी ए बराबर बी बराबर नहीं सी, मतलब 2 तो समान है। मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे कि A और बराबर B, जैसे टूथपेस्ट का देखते हो ना डिब्बा, उसमें ये कंडीशन रहती है अधिकतर में, A बराबर B, ये और ये बराबर है, लेकिन ये वाली बराबर नहीं है। अगर ये किनारा और ये किनारा तीनों किनारे बराबर हैं, तो A इक्वल B इक्वल C हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा 90 डिग्री मिलेगा आपको, सभी 90 डिग्री है के ही मिलेंगे देखोगे तो आप। इसमें A इक्वल B इक्वल नॉट C, तो A इक्वल B इक्वल नॉट C हो जाएगा। और विषम लंबाक्ष में A इक्वल B इक्वल नॉट C। तो जैसे कि ये आपको ये शेप बता रहा हूँ, माचिस की डिब्बी होती है इस टाइप से, तो इसमें A इक्वल नॉट B और इक्वल नॉट C, तीनों किनारों की लंबाई डिफरेंट आ रही, लेकिन तीनों का अगर बॉन्ड एंगल देखोगे आप, यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे या यहाँ से देखोगे, तो आपको कितना मिलेगा भैया, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिलेगा। अल्फा बीटा गामा बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा भाई साहब। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये होगा किसमें, विषम लंबाक्ष में। षटकोणी में A इक्वल B इक्वल नॉट C मिलेगा किनारों की लंबाई के आधार पर, और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, गामा जो होगा 120 डिग्री होगा। ये जिसमें ये बता रखा है देखो षटकोणी में, ये षटकोणी है। अल्फ़ा और बीटा जो है 90 डिग्री, गामा जो है 120 डिग्री का दे रखा है, षटकोणीय ऐसे ये शेप है षटकोणीय। फिर बात करें त्रिसमताक्ष में, इसमें जो है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट 90 डिग्री, तीनों ही 90 डिग्री नहीं है। किसमें, त्रिसमताक्ष में। तो ये त्रिसमताक्ष में ये जो है, ये है त्रिसमताक्ष, ये तीनों ही अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है। फिर बात करें अपन एकंताक्ष की, इसमें आद्य और अंतः केंद्रित 2 टाइप से होते हैं। A बराबर B बराबर नहीं C, तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, और अल्फ़ा और गामा कितना 90 डिग्री और बीटा नॉट 90 डिग्री। ठीक है, ये अल्फ़ा और बीटा
अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है। अल्फ़ा और गामा जो है ये एनसीईआरटी की बुक्स का ही डायग्राम है, जो एनसीईआरटी बुक्स चलती है ऑल इंडिया में, हर स्टेट में चलती है, उसी के ये डायग्राम है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की बुक्स लाओ, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको कुछ चीज़ें ब्लर दिखे तो ये अल्फ़ा 90 डिग्री है, गामा 90 डिग्री है, और बीटा जो है नॉट 90 डिग्री होगा, और ये बराबर 90 डिग्री, और ये भी क्या है 90 डिग्री होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर बात करें अपन त्रिणताक्ष की, इसमें भी ए बी सी जो है बराबर नहीं है, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर नॉट 90 डिग्री है। तो ये इसमें भी यही कंडीशन है, तीनों 90 डिग्री नहीं है, और किनारों की लंबाई जो है, जो भी देखेंगे ए बी सी जो किनारों की लंबाई है वो भी डिफरेंट आ रही है। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं। अब इनमें जो है 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में 14 प्रकार के जो एकक सेल पाए जाते हैं, किसमें कितने प्रकार के हैं, ये भी सारी चीज़ें हो गई है। किनारों की लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनके एग्जाम्पल ये दे रखे, जैसे घनी के एग्जाम्पल हैं NaCl, यशद ब्लेड कापर। द्विसमलंबाक्ष का एग्जाम्पल है श्वेत टीन, SnO2, TiO2, CaSO4। विषम लंबाक्ष के विषम लंबाक्ष गंधक KNO3, BaSO4 ये एग्जाम्पल है। षटकोणी के ग्रेफाइट हैं, ZnO है, CdS है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। त्रिसमताक्ष का कैल्साइट है, सिनेबार है। और एकंताक्ष का एग्जाम्पल है एकंताक्ष गंधक Na2SO4, .10H2O। त्रिणताक्ष का एग्जाम्पल है K2Cr2O7, CuSO4.5H2O और H3BO3। ये त्रिणताक्ष के भाई साहब एग्जाम्पल्स आपके सामने हाजिर थे, समझ में तो आया होगा। अब ये बात करें 14 प्रकार के ब्रेवे जालक दे रखे हैं। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। घनी में 3 प्रकार हैं, द्विसमलंबाक्ष में 2 प्रकार के, विषम लंबाक्ष में 4 प्रकार है, एकंताक्ष में 2 प्रकार है, षटकोणीय, त्रिसमताक्ष और त्रिणताक्ष में एक टाइप से है। अल्फा बीटा गामा एंगल, अल्फा बीटा गामा जो एंगल हैं और किनारों की लंबाई ABC के आधार पर ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो सरल है उसमें सिर्फ जालक बिंदु कहाँ पर मिलेगा? आपको कोने पर मिलेगा। सरल है उसमें जालक बिंदु कहाँ पर मिलेगा भाई साहब? आपको सिर्फ कोने पर मिलेगा। सरल या आद्य में जालक बिंदु कहाँ पर मिलेगा? कोने पर। जो अंतः केंद्रित है उसमें जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त आपको भाई साहब कहाँ पर मिलेगा? उसके घन के बिल्कुल मध्य में। ये फलक केंद्रित है, इसमें जालक बिंदु कोनों के अलावा कितने 8 कोने रहते हैं, 8 कोने हुए, ये 8 कोने। किसी भी घन में जो है अगर बात करें कि कोने कितने हैं तो भाई साहब क्या कहोगे? आपके 8 कोने हैं। कितने मिलेंगे आपको कोने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक की बात करेंगे तो कितने फलक मिलेंगे? 6 फलक। 1 2 3 4 ओके 5 6 फलक। किनारों की बात करें तो कितने किनारे होंगे? 12 किनारे होंगे टोटल। 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 किनारे होते हैं। समझ में आया? चलिए 12 किनारे होते हैं। द्विसमलंबाक्ष जालक, इसमें आद्य और अंतः केंद्रित होता है। अंतः केंद्रित जिसमें जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर है? बीचों बीच विद्यमान है एकक सेल के। 4 विषम लंबाक्ष जालकों की एकक कोष्टिकाएं। ठीक है, इसमें आद्य है, अंतः केंद्रित है, अंत्य केंद्रित और अंतः केंद्रित। अंत्य केंद्रित में क्या होता है? जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों पर होते हैं। अंतः केंद्रित में कहाँ पर रहता है? जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त उसके मध्य में, एकक सेल के मध्य में विद्यमान रहता है। ओके, ये एकंताक्ष में आद्य और अंत्य केंद्रित है। इसमें षटकोणीय सरल है, इसमें त्रिसमताक्ष में भी ये सरल है और त्रिणताक्ष में भी ये सरल एकक सेल है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो यही कुछ बातें करनी थी आज के इसमें। अब देखो एकक सेल के प्रकार वैसे पहले ही बता चुके हैं, वापस से रिपीटेशन हो रही है। डेफिनेशन की बात करें, सरल एकक सेल बात करी थी अपनों ने। सरल एकक सेल, ये सरल एकक सेल है जिसमें जालक बिंदु कहाँ पर मिलेंगे? आपको सिर्फ कोनों पर मिलेंगे। क्या है ये? सरल एकक सेल। इसमें ये देखो भाई साहब, ये कहाँ पर मिल रहा है आपको? सिर्फ कोनों में मिल रहा है, कोनों में। ठीक है, इसको ऐसे बता दो भले ही। जालक बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं? सिर्फ कोनों पर। सरल घनीय एकक सेल। यदि हम बात करें वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु या घटक कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं, सरल एकक सेल कहलाते हैं। फलक केंद्रित एकक सेल, वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु सभी कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के, कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो कोने पर तो ये होगा भैया, बता दिया मैंने, कोनों पर जालक बिंदु कोनों पर तो है ये। कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर? 6 फलक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाली साइड है, ये 6।
ठीक है, जैसे कि एक आगे वाली साइड आ गई तो एक पीछे वाली साइड आ गई, तो फलकों पर भी विद्यमान रहते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल कहते हैं। फिर बात करिए अपनों ने काय केंद्रित एकक सेल, तो वे एकक सेल जिनमें झालक बिंदु सभी कोणों के अतिरिक्त एक बिंदु घन के बीचों बीच भी विद्यमान रहता है। तो एक बिंदु घन के बीचों बीच भी विद्यमान है, कोणों के अतिरिक्त एक बिंदु या ये जो है कहाँ पर बीचों बीच भी विद्यमान है जालक बिंदु, कोणों के अतिरिक्त कहाँ पर घन के बीचों बीच भी विद्यमान है। देखो ये विद्यमान है बीचों बीच यहाँ पर। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसी को ऐसे बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बात करें अपन अंत्य केंद्रित एकक सेल, तो वे एकक सेल जिनमें झालक बिंदु सभी कोणों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर होते हैं, कोणों के अतिरिक्त झालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी विद्यमान रहते हैं, तो उसे भाई साहब हम कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक सेल। तो आज का जो ये लेक्चर है मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। किताब वगैरह लेके बैठना, तभी आपको बेटा जी अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो कॉन्संट्रेट होकर ईयरफोन लगाकर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा, आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। ओके, तो पढ़ाई चालू कर दीजिए, इंतज़ार किस बात का। रेगुलर पढ़िए, नोट्स बनाइए और चैनल पर बने रहिए। आपको निश्चित ही बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।